नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजीएस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी मैं इसके 2 पार्ट दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो देख लें। ये एनसीईआरटी अरिहंत प्रकाशन की जो बुक है, जो न्यू बुक प्रकाशित की गई है, ओल्ड और न्यू का मिक्स है, तो उसी को हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान, यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में सिर्फ भूकंप, पृथ्वी के स्वरूप का जो भूकंप है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूगर्भ की जानकारी का स्रोत और भूकंप के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस क्लास को। तो ये हमारी क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास आपकी बीपीएससी टीआरई 3 के लिए भी, टीआरई 4 के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 3 तो आपका हो चुका है, और आपका आरओ के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दोस्तों, यह आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना अति आवश्यक है। भूगर्भ की जानकारी का स्रोत क्या है दोस्तों? देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी जानकारी अनुमानों पर आधारित है तथा इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थों के विश्लेषण पर आधारित होता है। इस प्रकार पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। दोस्तों, किसी भी किताब को अगर मैं या आप खुद पढ़ते हैं तो शायद ही आप लोग उसको पूरी कवर ना कर पाएँ, क्योंकि जी उबने लगता है और आप लोग उसको कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी के द्वारा पढ़ा करके या बोल करके अगर आप सुनते हैं तो बहुत ही आसानी से पूरी किताब को कवर किया जा सकता है। इसमें सिर्फ एक एक टॉपिक करके जो है 15-20 मिनट की वीडियो लाएंगे। अगर आप लोग इसको देखोगे तो अवश्य ही आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। कौन है? प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? पृथ्वी पर सरलता से उपलब्ध ठोस पदार्थ, धरातलीय चट्टानें अथवा वह चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों में प्राप्त करते हैं। अगला है स्रोत क्या है? वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे गहरे समुद्र में प्रबोधन परियोजना व समन्वित महासागरीय प्रभेदन परियोजना एवं अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अवधारणा की जानकारी प्राप्त हुई है दोस्तों। अगला, विश्व में सबसे गहरा प्रभेदन आर्कटिक महासागर में कोला यानी आर्कटिक क्षेत्र दोस्तों, क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया जाता है। अगला, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। तापमान की अधिकता के कारण गहराई में जाना संभव नहीं है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ज्वालामुखी दोस्तों। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी लावा ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी के धरातल पर आता है तब वह अन्वेषण के लिए उपलब्ध होते हैं दोस्तों। ये है आपके प्रत्यक्ष स्रोत। अब देखिए अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के तापमान और दबाव, जिस विभिन्न तरंगों का घनत्व, भूकंपीय तरंगों का आचरण तथा उल्काओं से मिले प्रमाण प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। इन पदार्थों के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त की जाती है दोस्तों। इसके अतिरिक्त अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं प्रमुख हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों और गर्म जल के झरनों से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान अधिक है। धरातल के नीचे जाने से तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में इस वृद्धि की औसत दर प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है दोस्तों। अगला, इस दर से तापमान के बढ़ने से पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई पर स्थित चट्टानों को तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक प्रभाव के कारण ये ठोस रूप में पाई जाती हैं। पृथ्वी के अंदर तापमान में दोस्तों वृद्धि के कारण क्रमशः आंतरिक शक्तियाँ, रासायनिक प्रतिक्रियाएँ, रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विखंडन पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों पर ऊपरी शैल
अपशिष्टों के भार स्वरूप अत्यधिक दबाव पड़ता है और यह दबाव गहराई के अनुसार बढ़ता जाता है। पृथ्वी के धरातल के विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर अत्यधिक तथा भूमध्य रेखा पर कम होता है। अगला, गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बढ़ता रहता है। पृथ्वी के अंदर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। इस भिन्नता को गुरुत्वाकर्षण विसंगत कहा जाता है। गुरुत्वीय विसंगत में हमें भूपटल में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। और चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपटल में चुंबकीय पदार्थ की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्थानिक भिन्नता दर्ज कराते हैं। अब देखिए, अगला है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी केंद्रीय परतों में बनी है, अतः इसकी संरचना को 3 परतों में विभाजित किया गया है। पहला है भूपटल या क्रस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और TRE 4th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और RO के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, क्रस्ट, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। यह सबसे ऊपरी परत है। यह ठोस एवं बहुत भंगुर पदार्थ है दोस्तों, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपटल की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों में यह 30 किलोमीटर होती है। किसकी? क्रस्ट की। अगला, हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपटल की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है, अर्थात मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में मोटाई अधिक पाई जाती है। भूपटल भारी चट्टानों से बनी है और इसका घनत्व 3 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन मीटर है दोस्तों। अगला है, महाद्वीपीय भूपटल की अधिक मोटाई होते हुए भी महासागरीय भूपटल की अपेक्षा कम घनत्व है दोस्तों, क्योंकि यह हल्की और भारी शैलों के मिश्रण से दोस्तों बनी है। अगला, महासागरीय भूपटल का निर्माण अधिकांश सघन शैलों जैसे बेसाल्ट से हुआ है, इसलिए यह शैल महाद्वीपीय शैलों की अपेक्षा निचले स्तर पर स्थिर होते हैं। अगला है, भूपटल में जो शैल पाई जाती है उनमें महाद्वीपीय संहति यानी महाद्वीप की प्रॉपर्टी में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक दोस्तों होती है, अतः इसे सियाल भी कहते हैं। अगला, महासागरीय प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसे सीमे भी कहते हैं। और ये भी भूपटल में जो शैल पाई जाती है उसे महाद्वीपीय संहति और महाद्वीपीय पट्टी में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, इसे सियाल कहते हैं। इससे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भाग 0.5 से 1% तक ही प्रॉपर्टी के विस्तार का क्षेत्रफल आता है। अब देखिए, मेंटल के बारे में देखते हैं क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भूगर्भ में प्रॉपर्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहो असंतृप्त से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई पर तक पाया जाता है। अगला, मेंटल में 2 भाग होते हैं, आंतरिक सिलिकेट परत या सीमा, जिसके पदार्थों में सिलिका और मैग्नीज की अधिकता पाई जाती है। अगला दोस्तों क्या है, धातुओं और सिलिकेट के मिश्रण से बनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। मेटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल कहा जाता है। अस्थेनो शब्द का अर्थ है दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत मेंटल होता है। इसका घनत्व भूपट्टी की चट्टानों से अधिक अर्थात 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक है। अगला, भूपट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? स्थलमंडल कहलाता है, जिसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर की मध्य पाई जाती है। अगला, इसके निचले मंडल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के पश्चात होता है।
जो ठोस अवस्था में होता है। पृथ्वी के आयतन का 83% भाग मेंटल पाया जाता है। अगला, पृथ्वी के सबसे अंदर की परत क्रोड कहलाती है दोस्तों। क्रोड के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के सबसे अंदर की परत क्रोड कहलाती है। यह मेंटल के नीचे की परत है। क्रोड एवं मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर होती है। अगला, यह धातुओं से बनी होती है, इसलिए इसे धात्विक क्रोड भी कहा जाता है। बहुत नीचे तापमान तथा भारी दुर्बलता के कारण यह गाढ़े तरल या प्लास्टिक अवस्था में होती है। क्रोड को दो भागों में बांटा गया है, एक तो बाह्य क्रोड, दूसरा आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है दोस्तों। अगला है, मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग कितना होता है? 500 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी की क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल और लोहे के बने होते हैं, अंततः इन्हें नीफे भी कहा जाता है। क्रोड में निकल तथा लोहे की प्रधानता के कारण ही पृथ्वी में चुंबक शक्ति पाई जाती है। पृथ्वी के आयतन का 16% भाग क्रोड का है और पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 6361 किलोमीटर दोस्तों है। ये देखिए, ये आपका पृथ्वी है और ये नीचे की दोस्तों गहराई पूरी कितनी होती है? देखिए, ये भूपल्टी, मेंटल और क्रोड है। देखिए, ये ऊपर जो है ऊपरी भूपल्टी है ये इसकी, ये, और इसके नीचे क्या बोलते हैं? इसके नीचे कोनाल्ड बोलते हैं, फिर निचली भूपल्टी, फिर मोहोस्ट्रट बोलते हैं, फिर ऊपरी मेंटल, फिर रेप्टी संतृप्त, फिर आपका निचला मेंटल, फिर आपका गुटेनबर्ग असंबद्धता, फिर बाह्य क्रोड। देखिए, ये है इसका बंटवारा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपकी पृथ्वी की संरचना के बारे में कुछ बात हुई। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना होती है। इसमें ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। अगला, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। अगला, पृथ्वी के कंपन व भूकंप की उपस्थिति। भूपट्टी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों और शैल विपरीत दिशा में गति करते हैं। प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। इस प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शैल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। अगला दोस्तों है, इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा की तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा और जो वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है दोस्तों। अगला है, ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुँचती हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है अधिकेंद्र कहलाता है और इस अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। यह उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर होता है। इससे दूरी बढ़ने के साथ ही भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। अब देखिए, भूकंप की उत्पत्ति के कारण क्या है? भूकंप की उत्पत्ति मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों कारणों से होती है, अतः कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं। ज्वालामुखी गतिविधियों से उत्पन्न कंपन के कारण भूकंप उत्पन्न होता है दोस्तों। अगला क्या है, पृथ्वी के प्लेटों में जब कभी असंतुलन उत्पन्न होता है तो भूकंप की उत्पत्ति होती है दोस्तों। प्रबलन या भ्रंशन जैसे टेक्टोनिक क्रियाओं से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। बृहदाकार जलाशयों के जल भराव से सतह पर असंतुलित दबाव पड़ता है जिसे भूकंप उत्पन्न होता है। अगला, हिमखंडों या दशाओं में खिसकने तथा गुफाओं की छतों से धंस जाने या खानों की छतों से
गिर जाने से भी भूकंप आता है। अगला है अणु बमों के परीक्षण एवं विस्फोट के कारण भी भूकंप उत्पन्न होता है। अगला क्या देखते हैं, अब देखिए भूकंपी तरंगें कौन कौन सी हैं। भूकंपी अभिलेख वक्र भूकंपी तरंगों को 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों के रूप में प्रदर्शित करता है। अगला है भूगर्भिक तरंगें, ये क्या है देखिए, भूगर्भिक तरंगें। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इसे भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है दोस्तों। अगला, पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है, जिससे इस तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूगर्भिक तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, जिसे पी तरंगें एवं एस तरंगें कहा जाता है। पी तरंगें ये सबसे तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगें भी दोस्तों कहते हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है तथा यह सीस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। एस तरंगें धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती हैं। ये भूगर्भिक तरंगों को समझने में वैज्ञानिकों की सहायता करती हैं। ये तरंगें परावर्तन से प्रतिबंधित होकर वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन में से तरंगें अन्य दिशाओं में चलती जाती हैं। इसकी गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका आकार प्रकाश तरंगों के माध्यम से होता है। इसे आड़ी तरंगें तथा गौड़ तरंगें भी बोलते हैं। अगला है धरातली तरंगें क्या है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातली तरंगों के माध्यम से अन्योन्य प्रक्रिया के कारण नई तरंगें दोस्तों उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातली तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ चलती रहती हैं। ये तरंगें अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, क्योंकि इसकी गति लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो सबसे कम है। अगला दोस्तों क्या है, इसको लंबी अवधि की लहरें भी कहा जाता है। इनका प्रभाव जल और थल दोनों पर होता है तथा ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इन्हें शैल विस्थापित होती है, इनसे शैल विस्थापित होती है और इमारतें दोस्तों गिर जाती हैं। अगला है दोस्तों भूकंपी तरंगों का संचरण। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपी तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। इसके संचरित होने से शैल में कंपन होता है और पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा से समानांतर होती है दोस्तों। ये संचरण की गति दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन एवं फैलाव की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अन्य दोस्तों 3 प्रकार की तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में दोस्तों उत्पन्न होती हैं। अगला दोस्तों, इस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन करती हैं, अतः यह जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। धरातली तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी दोस्तों मानी जाती हैं। अगला दोस्तों है भूकंपी छाया क्षेत्र का उद्गम। ये क्या है दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। भूकंपी लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपी तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपी तरंग अभिलेखित नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्र को भूकंपी छाया क्षेत्र कहा जाता है। भूकंपी दोस्तों छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सदैव भिन्न होता है। भूकंपी लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के अंदर भी किसी दूरी पर पी और एस दोनों तरंगें का अभिलेख करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों तक के पहुंचने में को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित करते हैं।
अगला, अतः वैज्ञानिक भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र मानते हैं और 105 डिग्री के पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती हैं। इस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र से अधिक पाया जाता है। अगला है, यह केवल विस्तार में बड़ा होता है बल्कि पृथ्वी के 40% से भी अधिक भाग पर विस्तृत होता है। भूकंपी अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, प्रतीत होता है। ये देखिए, अगला है भूकंप के प्रकार। विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी के अन्य भूकंप। तो विवर्तनिक भूकंप क्या है? सामान्यतः विवर्तिक भूकंप ही अधिक होते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के खिसक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। अगला दोस्तों, ज्वालामुखी एवं अन्य भूकंप। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी एवं अन्य भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। अगला है आपका निपात भूकंप। खनन क्षेत्रों में अत्यधिक खनन कार्य के भूमिगत खानों की छतें ढह जाती हैं, इसे निपात भूकंप भी कहा जाता है। विस्फोटक भूकंप, परमाणु एवं रासायनिक विस्फोटक से भूमि में कंपन होता है। इस प्रकार के चट्टानों को विस्फोटक भूकंप दोस्तों कहते हैं। बांध जनित भूकंप, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उसे बांध जनित भूकंप कहते हैं। अब भूकंपों की माप। भूकंपी तरंगों की भूकंपी यंत्र सिस्मोमीटर से मापा जाता है। भूकंपी घटनाओं का मापन भूकंपी तीव्रता के आधार पर अथवा आघात के तीव्रता के आधार पर दोस्तों किया जाता है। भूकंपी तरंगों की मापी रिएक्टर स्केल के नाप से की जाती है। ये एक लॉगरिथम स्केल होता है जिसे भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक मापी जाती है। अगला है, इसमें प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक से 10 गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है। समान भूकंपी तरंगों को मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखा कहलाती है। भूकंपी तीव्रता भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा से संबंधित है। अगला है, आघात की तीव्रता गहनता को मार्कोली स्केल पर मापा जाता है दोस्तों। इस स्केल का नाम इटली के भूवैज्ञानिक मार्केली के नाम पर पड़ा। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। जिस भी भूकंप की तीव्रता 0.2.0 या इससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिसकी तीव्रता 5.0 होती है यह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकती है। वहीं 0 से 6 या इससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप शक्तिशाली होते हैं। तो दोस्तों भूकंप को और उसकी प्रकृति को मैंने इस टॉपिक को समाप्त कर लिया। अब अगले टॉपिक को अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।